हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा अगर किसी ज़मीन की अगर रजिस्ट्री लिखाई जाती है तो स्टाम्प पेपर पर लिखवाई जाती है। कोई एग्रीमेंट हो, कोई डीड हो, उसे भी स्टाम्प पर लिखवाया जाता है। अगर कोई एफिडेविट देना हो उसे भी स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है। तो दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि आखिर ये स्टाम्प पेपर होता क्या है, इसकी आखिर इतनी पावर होती क्यों है, ये आखिरकार इशू होता कहाँ से है, इसकी वैधता कितनी होती है, इसी के साथ साथ मुख्यतः ये किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह की रोचक व चौचक बातों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि जो स्टाम्प पेपर है वो राज्य सरकार के राजस्व विभाग से जारी किया जाता है। उसके ऊपर एक विशेष प्रकार के मूल्य अंकित होते हैं जो उसका मूल्य निर्धारित करते हैं। इसका जो राजस्व होता है वो सीधा सरकार को जाता है। किसी तरह का कोई एफिडेविट है, कोई एग्रीमेंट है, कोई सेल डीड है, उसे लीगलाइज करवाना चाहते हैं, नोटराइज करवाना चाहते हैं तो उसे स्टाम्प पेपर के ऊपर ही करवाना होता है। सबसे पहले जान लेते हैं इसके प्रकार। मुख्यतः इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है जुडिशली, एक होता है नॉन जुडिशली। दोस्तों, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो कोर्ट में फाइल करने से पहले उनकी कुछ स्टाम्प ड्यूटी फिक्स होती है, वो हमें जमा करानी होती है। ऐसी कंडीशन में हमें चाहिए जुडिशियल स्टाम्प पेपर, यानी कि उस स्टाम्प पेपर की ज़रूरत होती है। उसके अलावा मान लो जैसे कोई सेल डीड है, कोई इस तरीके से कोई डीड है, कोई एग्रीमेंट है, तो उसके लिए हमें नॉन जुडिशियल स्टाम्प की ज़रूरत पड़ती है। देखो, ये तो हमें पता चल रहा है कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसे नहीं है कि आप हर जगह उसे जाओ और कहीं भी आपको मिल जाए। इसके लिए सरकार के कुछ निर्धारित वेंडर होते हैं, उन्हीं के पास ये मिल सकता है। कचहरी में मिल जाते हैं, कोर्ट कचहरी में मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप इनसे अपना स्टाम्प इशू करवा सकते हैं। देखो, आपने स्टाम्प पेपर लिया और अगर 6 महीने तक आपने उसका कोई यूज़ नहीं किया, वो आपके पास ऐसे ही रखा रहा, तो आप उसे 6 महीने के अंदर अपने राजस्व विभाग में जाकर जमा करा सकते हैं। जितना उसका शुल्क था उसका 10% काट कर आपको दे दिया जाएगा। एक बंदा हुआ है जिसका नाम था तेलगी। उसने बनाया नकली स्टाम्प पेपर और बहुत मोटा घोटाला किया। उसके ऊपर इवन फिल्म तक आ रही है, अभी देखना। आईपीसी की धारा 255 इसके बारे में बात करती है। चलो सुन लीजिए, ध्यान देने योग्य कुछ सावधानियां। अगर हमने किसी से स्टाम्प लेना है तो हमें रजिस्टर्ड, अधिकृत, सरकार द्वारा अधिकृत स्टाम्प वेंडर से ही लेना चाहिए। इसमें यह डला होना चाहिए कि किस तारीख को इशू हुआ, किस नाम से इशू हुआ और किस कारण से, किस कारण के लिए इसे इशू करवाया गया। जो वेंडर इशू कर रहा है स्टाम्प को, उसकी मोहर भी उस पर लगी होनी चाहिए, अंकित होनी चाहिए। अब क्या है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग वैल्यू के स्टाम्प पेपर की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि रजिस्ट्री करवानी है तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है तो वो 3 से 5 हज़ार के हिसाब से होगा, के बीच में स्टाम्प पे होगा। अगर एफिडेविट देना है तो 50 रुपये के स्टाम्प पर भी हो जाएगा। अलग अलग स्टाम्प की वैल्यू अलग अलग बात से वेरी करती है। साथ ही साथ ये वैल्यू जो है वो हर राज्य के हिसाब से अलग अलग वो करती है। किसी राज्य में कितनी हो सकती है, किसी राज्य में वो कितनी हो सकती है। मान लो किसी अक्षय कुमार ने किसी अजय देवगन नाम के किसी व्यक्ति से पैसे लिए उधारे, और उसने कहा कि एक सिंपल कागज़ पे लिखवा दिया। अक्षय कुमार ने सिंपल कागज़ पे लिख दिया। अब वो अजय देवगन उस पर कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता कानूनी। अगर उसने यही स्टाम्प पेपर पर लिखवाया होता कि भाई ऐसे ऐसे मुझसे इसने 10 लाख, 20 लाख और 50 हज़ार जो भी एक अमाउंट ली है, तो फिर उसको अच्छे तरीके से जमा केसरी स्टाइल में वो उसको कोर्ट केस दायर कर सकता था। तो ये है स्टाम्प की कुछ वैल्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई है। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आप अगर ऐसा करेंगे तो हमें और वीडियो बनाने का थोड़ा हौसला मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।